Good morning, everyone. Today we'll be discussing about hyperbola, and that is exercise 1.5. I'm sorry about this. 1.4 I have written. 1.5. So we'll be understanding what is hyperbola according to our book, our textbook, and also I think in our textbook it's little bit complicated. I'll try to make it little bit easy for you guys so that you guys can apply the formula and you guys can also understand the concept of what is hyperbola. And then we'll move on to some questions that is related to this chapter or this exercise. So right now we'll start with hyperbola. What is hyperbola? जब हम हाइपरबोला की बात करते हैं तो हाइपरबोला जो बेसिकली होता है वो ऐसे दिखता है आपको। जो डिजाइन होता है हाइपरबोला का वो ऐसे होता है। दिस इज अ डिजाइन फॉर हाइपरबोला। ओके, आप you guys can imagine similar stuff like that, like this is a sand clock, है ना। sand clock is a similar object, उसके ऊपर सैंड होता है, जैसे ऐसे करते हो नीचे सैंड आने लग जाता है। so that is one thing, and so it's in the shape of like that, okay। तो एक ऊपर मुंह होता है, एक नीचे मुंह होता है। बट हम पे हाइपरबोला बस ऐसे नहीं होते, हम पे बहुत ढेर सारे प्रकार के होते हैं। हाइपरबोला कैसे हो सकता है? जैसे मेरा ये कार्टेशियन प्लेन है, तो मेरा हाइपरबोला ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मेरा हाइपरबोला ऐसे भी हो सकता है, मेरा हाइपरबोला ऐसे भी हो सकता है, मेरा हाइपरबोला ऐसे भी हो सकता है। पर जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, हम टेक्स्ट बुक में बस दो तरीके के हाइपरबोला के बारे में सीखेंगे। और जो दो तरीका का हाइपरबोला है वो है किस प्रकार का? एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल है वो ऐसा दिखता है कुछ ऐसे करके, और जो वर्टिकल है ऐसे दिखता है। सो हमारे टेक्स्ट बुक में बस दो ही प्रकार के हैं, हमारे सिलेबस में दो ही प्रकार के पैराबोला के हाइपरबोला के बारे में बात करी गई है। वन इज हॉरिजॉन्टल पैराबोला, अदर वन इज वर्टिकल पैराबोला, ओके। सो you guys would have understood this कि what is the shape of parabola, sorry hyperbola। now अगर हम इसको रिलेट करें हाइपरबोला से, आपको याद है हाइपरबोला क्या होता था? हाइपरबोला क्या होता था? टू फिक्स्ड पॉइंट होते थे, ठीक है। and then this was any point taken, this was fixed point 1, this is fixed point 2, and this is any point taken। so pf1 प्लस pf2 मिला के एक कांस्टेंट टर्म होता था, लाइक pf1 प्लस pf2 मिला के कोई कांस्टेंट टर्म होता था, जैसे 7, लेट्स से दिस इज 4, दिस इज 3। सो ये दोनों लाइन बना के आपको एक नंबर बनाते थे जो कांस्टेंट नंबर होता था। ये होता है आपका पैराबोला। पर हाइपरबोला में क्या होता है? हम पे दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं ऐसे करके, f1 एंड f2, ओके। प्लीज ध्यान देना इसमें सबको लोग। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूं, लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो अगर आपने देखा, अगर मैं ये पॉइंट यहां पे भी शिफ्ट करता हूं और ये सेम रहेगा, चाहे मैं pf1 pf2 करूं, मेरा आंसर सेम ही आएगा, 7 7 7, चाहे मैं पॉइंट चेंज भी करता रहूं कहीं भी। और ये कैसा शेप आ जाएगा? द सेट ऑफ पॉइंट दैट इज गोइंग टू लुक इन अ शेप ऑफ अ पैराबोला। बट एज फार एज hyperbola is concerned, if I take any point, let's say this is my point P, so if I see this line that is pf1 and pf2, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा मेरे पास, वो एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक pf1 माइनस pf2 शुड कम अ कांस्टेंट नंबर। जैसे ये pf1 प्लस pf2 करके एक कांस्टेंट नंबर आया था, वैसे ही मुझे हाइपरबोला में जब सब्ट्रैक्ट करूंगा, कोई सा भी बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज 5, दिस इज 3, ठीक है। तो अब कितना आया मेरे पास? अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? आंसर 2 आएगा, राइट। और अगर मैंने एक और पॉइंट ले लिया, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ओके, मे बी ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया मैंने ऐसे करके, ये 4 है, ये 2 है, सो 4 माइनस 2 2 आएगा, ओके। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया ऐसे करके, तो मे बी ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, या ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आपके पास फिर भी कितना आएगा? 1 माइनस 3 2। तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट आपका एक क्या बना देंगे? सर्कल। और सेम टू सेम अगर आप यहाँ भी कुछ पॉइंट्स लेते हो, जैसे यहाँ पे भी एक मैंने पॉइंट ले लिया,
P ले लिया यहाँ पे पॉइंट, तो जो इसका और इसका डिफरेंस आएगा वो भी 2 आना चाहिए, और all the set of points are gonna make a curve like this, and that is gonna become hyperbola for you guys. So what did you guys understood from this and this, that this when I add the two fixed point में से कोई भी एक point लेता हूँ और दोनों को length add करता हूँ, then I got a constant number. I will get a constant number. So all the points that are gonna give me the same number, constant number, that are gonna be a part of a parabolic curve. And a set of points that are gonna give me the same difference every time, that is going to be hyperbolic curve. So this is a hyperbola curve. Okay, there's a different definition altogether given in your books as well, but this is on page number. If you guys would like to go on page number, just let me turn the page and see which page number is this. So this is on page number 1078, and you can see in the middle page there's written another definition of hyperbola. So this is the another definition of hyperbola that I am explaining you guys, because it seems like understandable and easy to go in the head. So the difference should be constant, a constant number every time, whatever the points you take, whether you take points over here, here, any point you take and measure it from this fixed point and this fixed point, the difference should come the same number. And if that's the case, then I can say it's a hyperbolic curve. Okay, let's now start comparing the ellipse. Sorry, this was ellipse that I was talking about, and this is hyperbola that I am talking about. I'm sorry if you guys got confused between both of them. So we'll just see the difference between both of them. So if I have, I'll see the ellipse first. So let's take an ellipse. ये ellipse है. I'm telling you ellipse का also साथ के साथ, so that you guys don't get confused. This is the vertex. This is the fixed point, F1. This can be F2. Okay, and this can be any number. Now, and I have a hyperbola over here. F1, F2. Okay, this is the origin O, this is also the origin O. So if you guys remember, we used to take this as C. फोकस से ओरिजिन तक हम क्या लेते थे, C लेते थे. तो यहाँ ले फोकस से और ये ओरिजिन तक भी C होगा. जो वर्टेक्स है, जो लॉन्गर मेजर एक्सिस का जो वर्टेक्स होता है, और उससे लेके ओरिजिन तक हम क्या लेते थे, A लेते थे. तो दिस इज A. Okay, and this was B for me. Okay, this was B. So you know all the distance की origin से फोकस तक आपका C रहेगा. ओरिजिन से जो ये y एक्सिस पे आप ये इंटरसेप्ट हो रहा है वहाँ पे तक का B रहेगा, और जो यहाँ से यहाँ तक का लॉन्गर वर्टेक्स होता है, जो लॉन्गर एक्सिस होता है, उसका आपका A रहेगा. इतना आपको समझ आ गया था. ओके, सो इसमें भी हम करते हैं, जो फोकस से सेम चीज रहेगा, फोकस से ओरिजिन तक आपका क्या लेंथ रहेगा, ये रहेगा आपका C. कितना रहेगा, C. और जो ये वर्टेक्स से ओरिजिन तक रहेगा, ये आपका रहेगा A. वर्टेक्स से ओरिजिन तक कितना रहेगा आपका A. और यहां से यहां तक आपका क्या रहेगा, B. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी B. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड the similarities कि A क्या है, B क्या है, C क्या है. A is the distance between the vertex of the longer what do we call, the longer one or the longer axis, major axis का डिस्टेंस है जहाँ पे वर्टेक्स उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये B है इसका इंटरसेप्ट, और C है फोकस से ओरिजिन तक का इंटरसेप्ट, और या फिर जो पॉइंट जो फोकस है दैट इज C. ओके, आपको अब ये बता दूं कि ये एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांसवर्स एक्सिस. ओके, और जो हमारी ये जो माइनर एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस. ओके, सो वी हैव टू एक्सिस. दिस इज कॉल्ड, इसको हम मेजर एक्सिस भी कह सकते हैं, इसको माइनर एक्सिस भी कह सकते हैं. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, बट यू गाइस नीड टू रिमेंबर कि व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स ऑन
hyperbola, they're gonna tell you find the length of transfer axis, or they are gonna say find the length of conjugate axis. Okay, so this is conjugate axis, this is transverse axis, this is the origin, this is the vertex. Vertex is over here, vertex is over here, this is focus 1, this is focus 2. You guys need to remember this. Okay, now the relation between a b and c. a b and c जो हम एलिप्स में रिलेशन देख रहे थे क्या था, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये हमने प्रूव किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर. ओके, हमने ये प्रूव करा था पिछले वीडियो में. अगर आपको फिर भी याद नहीं है, यू गाइस कैन गो एंड हिट द वीडियो एंड यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस हाउ डिड दिस फॉर्मूला केम अप. बट वन मेन पॉइंट इज दैट यू गाइस नीड टू नो द फॉर्मूला, एंड इट्स ओके अगर डेरिवेशन नहीं भी आ रहा है, बट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला. सेकेंड थिंग, इसमें जो फॉर्मूला गिवन है दैट इज गोइंग टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो हमारा हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है और रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ यू माइट बी सेइंग सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे जब क्वेश्चन आएगा, हम इसके जगह ये फॉर्मूला डाल देंगे, इसके जगह ये फॉर्मूला डाल देंगे. I want you guys to keep one thing in mind right now so that you guys can remember the formula for ellipse and hyperbola separately. Okay, in ellipse you can see a बड़ा है या c बड़ा है. C over here, a बड़ा है या c बड़ा है या b बड़ा है. If you guys see it very carefully you'll understand कि जो ये a है, a is bigger, so that's why a is coming on this side of the equal sign. In hyperbola, if you see, c is from here to here and a is from here to here and b is from here to here. So the longest length is c. So that's why c is on this side. So I'm not saying that's why, but I'm just telling you guys a reason to memorize this formula, that in hyperbola c is going to be on this side and a square plus b is going to be on this side. Now इसका proof जो है आपकी बुक में नहीं given है. This is in the first year of college. जब आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट ईयर कॉलेज का, देन दिस इसका प्रूफ गिवन है. बस इसका प्रूफ हमने करा था बिकॉज इसका प्रूफ हमें बुक में या फिर आपके कॉन्सेप्ट में दिया है. वैसे वेरीफाई करना आता नहीं है और प्रूफ करना कि भाई इसको वेरीफाई करो, प्रूफ करो फॉर्मूला कहाँ से है, नहीं ऐसा कुछ नहीं आता. सो द ओनली थिंग इज यू नीड टू रिमेंबर ये आया कहाँ से, और अगर नहीं आता यू कैन जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. ठीक है. Okay, now this is horizontal hyperbola, but we can also understand कि vertical जब hyperbola होगा, you guys can have a look over here. If this is x-axis, this is y-axis. When hyperbola axis is going to come into existence, then this is going to be A for me. And if this is focus, and this whole thing is going to be C for me. This is going to be C. This is going to be C from focus till the origin. This is going to be C for me, and this part is going to be A. And what is going to be B? B is going to be this part. Okay, B till our graph is going, वहाँ तक B होगा हमारा, ये B होगा. So this is called now conjugate and this is called transverse axis. प्रॉब्लम ये होती है हमारे पास आता है कि भाई कि फाइंड द conjugate axis. ओके, कॉन्जुगेट एक्सिस ढूंढो या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस ढूंढो. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर आपको कॉन्जुगेट एक्सिस ढूंढनी है तो कॉन्जुगेट एक्सिस ये है आपकी, तो ये इतना इतना बी है, आपको दिख रहा है ये बी है, तो ये भी बी होगा. तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस की, 2b. व्हाट अबाउट ट्रांसफर एक्सिस? ट्रांसफर एक्सिस आप बोलोगे सर ये तो एक्सिस जाते जा रही है, इसका लेंथ क्यों नहीं है? जब हम इसकी ट्रांसफर एक्सिस नापते थे तो हम याले वर्टेक्स से यहाँ तक नापते थे, तो इसमें भी याले वर्टेक्स से यहाँ तक ही नापेंगे. तो द ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, 2a. ओके, सो दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस 2b एंड ट्रांसफर एक्सिस इज 2a. I hope you guys are getting it. So you can keep this in mind. Whenever hyperbola comes, then conjugate axis should be 2b and transfer axis should be 2a. Simple as that. Okay? Okay, we'll understand eccentricity. What is the formula for eccentricity? Now, you guys already know that the formula for eccentricity when we were talking about ellipse was something. And what was that?
when we were talking about ellipse, the eccentricity was c upon a, eccentricity for ellipse. Okay, and for hyperbola, what is it going to be? Okay, we guys need to look over here very carefully. When I talk about ellipse, ellipse का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, और जो आपका हाइपरबोला का फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाइपरबोला में भी जो इसेंट्रिसिटी होगी आपकी सी अपॉन ए ही होगी. फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज इसेंट्री मीन्स फाइंडिंग आउट कितना घुमाव है, कितना कितनी बैंड हो रही है, जो आपका जो कर्व है कितना बैंड हो रहा है, उसका मतलब होता है इसेंट्रिसिटी, दैट इज सी अपॉन ए. प्रॉब्लम आ जाती है अब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी. अब आप अगर ध्यान से देखो यहां पर c बड़ा है या a बड़ा है, आप फॉर्मूले से बता सकते हो कि c बड़ा है. ओके, बिकॉज c इज कमिंग ऑन दिस साइड ऑफ द इक्वेशन एंड ऑल्सो c इज इक्वल्स टू a और b का प्लस. तो जो इसमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से बिगर आएगी. क्यों? क्योंकि इसमें c बड़ा है और a छोटा है. तो अगर लेट्स से हम c को बड़ा है तो मैं 4 ले रहा हूँ और a छोटा है 2 ले रहा हूँ, तो मेरी हमेशा कितनी वैल्यू आएगी? 2. आई मीन हमेशा तो नहीं आएगी, पर हमेशा मेरी जो वैल्यू आएगी इसेंट्रिसिटी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी. इसमें जो इसेंट्रिसिटी जो मेरी आएगी हमेशा एलिप्स में, वो हमेशा मेरी 0 और 1 के बीच में आएगी. ओके, वाई? बिकॉज c इज स्मॉलर देन a. c और आप देखो a बड़ा है और c छोटा है, तो मेरी हमेशा वैल्यू जो आएगी वो दैट इज गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. ओके, किसमें? एलिप्स में. पर हाइपरबोला में हमेशा आपकी 1 से ज़्यादा ही आपकी वो आएगी, घुमाव आएगा या इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी. ओके, ऑल्सो विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम लेंथ. ओके, सो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हाइपरबोला में भी 2b स्क्वायर अपॉन a ही रहेगा. ओके, जस्ट कीप इन माइंड कि 2b होता क्या है हाइपरबोला में. जैसे आपके पास ये है एंड दिस इज फोकस. सो अ लाइन दैट passes बाय विच मेक्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम. And for this also it's called latest rectum. So latest rectum I can take this L, but my formula is going to be same for latest rectum, that's going to be 2b square upon a. And same for ellipse also. ellipse के लिए भी हमारी लेंथ क्या होती थी? Sorry, length of latest rectum was 2b square upon a. So you guys can keep in mind that eccentricity is c upon a, latest rectum is 2b square upon a, and you can keep the formulas and write it down on a piece of a paper or on the side of a notebook where you guys can see it every day or every time you start doing this exercise. ओके, सो इसकी जो हम लेंथ देखेंगे, आई मीन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हमने ऑलरेडी पता है कि एलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. You guys know that, right? And same for hyperbola also, we have the same equation, that is x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. Okay, I hope you guys are getting it. And this is the equation for hyperbola, that is horizontal hyperbola. Okay, and same for vertical hyperbola, what comes as जो आपके पास y square upon a square minus x square upon b square equals to 1. Only this changes in vertical hyperbola and this is in horizontal hyperbola. And why does this become? Because अब जो b है, अगर आप नोटिस करोगे, जो वो x एक्सिस पे आ गया है. पहले अगर आप देखो ये a है, a यहाँ पर है, a कौन से एक्सिस में है? आपके पास y एक्सिस में है. यहाँ पे a जो होता है ये होता है. a कौन से एक्सिस में होता है? x एक्सिस में होता है. तो x के नीचे a आ रहा है, y के नीचे b आ रहा है. पर जो इंटरसेप्ट अब बन रहा है y में a बन रहा है, y एक्सिस में ही a बन रहा है, जो वर्टेक्स से लेके ओरिजिन तक होता है. आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग. दैट्स वाई वर्टिकल में ये इक्वेशन होती है, क्योंकि ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है. और इंटरसेप्ट y की लाइन में या y एक्सिस में इंटरसेप्ट क्या हो रहा है? a हो रहा है. So that's why y square upon a minus x square upon b square equals to 1. This is the equation for equation of hyperbola.
ओके, सेम एज एलिप्स, एलिप्स में ओनली द चेंज इज माइनस हो जाता है, एंड दिस इज द एलिप्स की इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल एलिप्स, एंड फॉर वर्टिकल एलिप्स यू नो दैट दिस चेंजेस, इधर बी आ जाता है, इधर ए आ जाता है. ओके, यू कैन कीप दैट इन माइंड. Okay, let's try understanding a question from the exercise. Exercise 1.5, we'll be looking at some questions. I think you'll be able to do 1 to 11 questions or 10 questions if I just explain you this one question, and you'll be able to do all the questions. Okay, so I'm doing sixth के question के बाद एक sentence लिखा है. In each of the hyperbola represented by the following 7 to 10 equations, find the coordinates of foci, the vertices, the length of transverse axis, conjugate axis, latus rectum, and eccentricity. So this is all what we have to find. It's like 7 or 8 things that we have to find out of an equation that has been provided to us. So I'll be looking at question number 8, second part. 8 second part I'll be looking at. So 8 second part goes on something like this: 49y square minus 16x square is equals to 784. Okay, so 784 is on the equal side on that side. So what I'll do is I'll just bring it more closer for you guys so that it's visible to you guys. It's going to go down and get divided. So 49y square upon 784 minus 16x square over 784 equals to 1. Now why I'm doing this? Because I'm trying to make this in a form of an equation, but I know this is a vertical hyperbola. X square जब भी इधर आएगा और y square जब भी इधर आएगा, this is vertical hyperbola. So I'm comparing this with an equation, and the equation is going to be y square upon a square minus x square upon b square equals to 1. So if I cancel this out, 49 ones are, and this is 16. This is 1 and this is 49. So what I'll be getting is y square upon 4 ka square minus x square upon 7 ka square equals to 1. So I got the value of a and b. So what is a? A is 4. What is b? B is 7. Right? I don't have one thing, that is c. And what is c? c अगर मैं ऐसा देखूं, ऐसा इक्वेशन बना दूं आपके लिए, वर्टिकल हाइपरबोला बना ही देता हूं मैं आपके लिए, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. ये मेरा फोकस है, ये मेरा फोकस है. सो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सी होगा, राइट? ये पूरा सी होगा. यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ए होगा, और ये पूरा आपका बी होगा. ठीक है, तो मेरे पास ए आ गया. व्हाट इज द लेंथ ऑफ वर्टेक्स? अगर मैं वर्टेक्स का लेंथ नापूँ अब, और अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हो मुझे, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. What are the coordinates of this? I'll be writing 0, 4. What's the coordinate of this going to be? 0, minus 4. Are you guys getting it? What's the coordinate of b? 0, 7, 0, minus 7, 0, and this is 7, 0. Okay, so but what I'll do is I'll find c, because I know the relation between ab and c. C square is equals to a square plus b square. This is a relation in hyperbola, isn't it? मेन थिंग क्या होती है बेटा इस सब क्वेश्चंस में, दैट आपको ए भी आए, बी भी आए, सी भी आए. ए और बी आपको इक्वेशन से मिल जाएगा, बाकी सी आप इस रिलेशन से ढूंढ लेना. कोई सी भी दो चीज़ आपको मिल सकती है, फिर बाकी सब चीज़ आप ढूंढ सकते हो. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड डू दिस. सो आपके पास ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. सी स्क्वायर इज गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी 16 प्लस 49, एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी 50, 60, 75. And square root 75. So it's going to become 5 root 3. C is going to be 5 root 3. Okay, so this is going to be 5 root 3. C मेरा क्या आ गया? 5 root 3. अब आ जाओ, अब हम बाकी चीज़ें ढूंढते हैं. जैसे हमें फोके मिल गया. फोकस क्या है हमारा? हम फोकस अगर हम देखें, ये मेरा फोकस है, और फोकस का C मुझे मिल गया. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस? फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, या फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो मैं क्या लिखूंगा? 0, माइनस 5 रूट 3 एंड 0, प्लस 5 रूट 3. आपको पता है मैं दो क्यों लिख रहा हूँ? एक फोकस इधर है, एक फोकस इधर है, तो आपके फोकाई हो गया. वर्टिसेस क्या हो गया? वर्टिसेस ये होते हैं, ये होते हैं. तो जो वर्टिसेस है ये ए होता है, ये पूरा ए है. सो ए कितना आया आपका? अगर आप ए देखोगे 4 आया.
तो अगर मैं वर्टिसेस के आंसर लिखने हैं मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा 0,4 एंड 0,-4 वर्टिसेस ऑफ वर्टिसेस भी आ गए मेरे। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आपको पता है, अगर इसमें वर्टिकल में ये ट्रांसफर एक्सिस है, तो जब ट्रांसफर एक्सिस है तो ट्रांसफर एक्सिस का हमने फॉर्मूला सीखा था, क्या होता है, इट्स 2a। और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसका कितना होता है 2b। आपको 2a पता है, 2 इंटू 4 दैट्स गोइंग टू बी 8 और 2 इंटू 7 दैट्स गोइंग टू बी 14। सो आपके पास दोनों लेंथ आ गई, आपके पास ट्रांसफर एक्सिस भी आ गई और कॉन्जुगेट एक्सिस भी आ गई। अब आ जाओ लेटस रेक्टम, isn't it? लेटस रेक्टम क्या होता है, this length जो फोकस से होकर जाए, that length is called latus rectum. So what is the formula for latus rectum? If we just have a look over here, latus rectum is equals to 2b square upon c. Now L is equals to 2 into what is b? B you guys already know, b is 7 का square upon 5 root 3, and then you'll get your answer. At the end, what is eccentricity? Eccentricity is equals to c upon a, isn't it? So E you guys know how, because C you guys know that is 5 root 3 over what is A? A की value 4 है. So this is your answer of eccentricity. Either if you have calculator, you guys can bring this in points. You can bring this also in points because you will be having a calculator. So you can just bring them in points and give your answer as eccentricity क्या है, length of rectum क्या है, foci क्या है, vertices क्या है, from ये क्या है, transfer axis क्या है और conjugate axis क्या है. Okay, so all these things you can only find when you know A, you know B, and you know C. Okay, that's why I didn't teach you guys this topic according to the book. I am teaching you guys according to my knowledge, that also from knowledge here and there, that how it can be very simply solved if you know A, B and C. और जब आपको equation पता है A, B and C is not a very hard thing to solve. Okay, let's have a look in this last question, that is question number 15. Find the equation of hyperbola. जो first part है, vertices at 0, plus minus 7 and eccentricity 4 upon 3. Whenever the vertices are given, if this is the hyperbola and this vertices are given, this is 0, minus 7 and this is 0, 7, isn't it? But these points are relate that this is A, this much is A, this much is A when we are talking about vertical hyperbola. So I know the value of A, that is 7. I got the value of A. Now the other thing that is given, eccentricity. Eccentricity is equals to 4 upon 3. But we know the value, we know the formula. If you haven't watched this full video and if you're looking at the, the book, it's gonna confuse you guys. So the better it is, when you guys are looking at the video, you guys can also have a look at the formula that I have written. Okay, so eccentric का formula क्या होगा basically? It's going to be C over A. Okay, so in place of E, I'm writing C upon A equals to 4 upon 3, and I have to find the value of this is 7. 7 can go on with 4 and multiply. So I got the value of C, that is 28 upon 3. So I got C, I got A, I need to find B. I know the relationship, that is C square equals to B square plus A square. Now this is 28 upon 3 equals to B square plus A square, that is 7 का square 49. 28 का भी square होगा, 3 का भी square होगा. So this is going to become 784 upon 3 minus 49, right, equals to B square. Now if you see this, this can become 1 into 3 into 3. So this is going to become 784 minus 441 upon 3. Okay, and B square जो मेरी वैल्यू आएगी जब मैं माइनस करूंगा 343 upon 3. Okay, so this is the value of what? This is the value for, and ये तो 9 हो जाएगा, sorry, this is going to be 9 into 9 into 9, so this is going to be 441, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर होगा, 9 हो जाएगा. एंड बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 343 अपॉन 3. लेट्स फाइंड द इक्वेशन. यू नो वर्टिकल हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. So I'm writing y square upon 7 का square, that is 49 a square
minus b square की value I already know. What is the value of b square? That is 343 upon 3. So I'm writing x square upon 343 upon 3 equals to 1. Now 3 can go up and sit, sorry, 9. This is 9. I'm sorry. 9 can go up and sit with x. So y square is equals upon 49 minus 9x square upon 343 equals to 1. Now 49 एंड 343 का एलसीएम ढूंढना है भाई हमें. तो इनटू जब आप 7 करोगे तो आपके पास 343, तो इसको भी 7 से. सो व्हाट्स द इक्वेशन? 7y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर और 343 उधर चल जाएगा. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. आई एम सॉरी इफ आई वाजंट एबल टू शो यू गाइस, बट मैं इनका क्या करूँगा, इसको 9 को ऊपर ले जा लूँगा ऐसे करके, और फिर इनका एलसीएम ढूंढूंगा. जब एलसीएम ढूंढा 343 एलसीएम है इंटू 7, तो 7y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 343. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. मेन डील क्या है यहाँ पे? Everyone, if you guys are looking at me, if you're watching this video and if you watch this video, it's going to make this questions very easy for you guys if you guys know A, B and C. And always two of the things will be always given. Out of A, B and C, two things always will be given to you guys. This way or the other way, C will be always given to you guys. The only thing is you just have to find the third quantity by using the relation, this relation, C square equals to B square plus A square, and then you'll be able to do any question out of exercise, even 1.4 and 1.5. Trust me on that. Okay, so I hope you guys got something out of it. If you're not able to do some questions, you guys can take help from examples also, but I would say don't look a lot from the book. This exercise and the previous exercise, it's going to confuse you guys. The best thing would be looking at the video, writing down the formulas that I have written down, and then maintaining your register with the help of formula, so that whenever you guys sit for and give your test, then or also whenever you guys are doing your homework, that from the exercise, then you'll be able to just follow up. Okay, so thanks for watching this video. Have a good day everyone.